Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the previous year repeated question of CDP for paper 1 and paper 2 of CTET. तो जैसे कि हम CTET के रिवीजन कर रहे हैं तो CDP के क्वेश्चन भी हैं जो मैं डेली आपके लिए 10 से 10 क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और साइड बाय साइड आपके हर टॉपिक क्लियर होता रहे। और टॉपिक्स भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हर टॉपिक आपको मिल जाएगा वहाँ से। पहले टॉपिक की क्लैरिफिकेशन करो और फिर क्वेश्चंस खुद से करके देखो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड ड्यू टू बायोलॉजिकल इंडोमेंट आर कॉल्ड। इन्होंने पूछा है वो कौन से फीचर्स है जो असाइन किए गए हैं सोसाइटी की तरफ से और बायोलॉजिकल नहीं है, हेरिडिटी के थ्रू नहीं है। जेंडर रोल अटेंशन, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल डायग्नोस्टिकली। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो जेंडर स्टीरियोटाइप इसका जो सही आंसर है वो है, क्योंकि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है वो आपने पढ़ा होगा कि ये सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, ये बायोलॉजिकल नहीं होता, फ्रॉम द वेरी बर्थ नहीं होता। ये जब आप एज अ गर्ल या एज अ बॉय बर्थ लेते हो तो उस टाइम आपको एक रोल असाइन किया जाता है कि लड़कियों का काम सिर्फ इतना है और लड़कों का काम सिर्फ इतना है, जिस वजह से ये क्या चीज़ बनी है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये चीज़ क्या है, बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोसाइटी की तरफ से आपको रोल्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट आंसर इज जेंडर स्टीरियोटाइप। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन दैट गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर। ये तो हमने सीखा था कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा डाइवर्जेंट होते हैं। तो बाकी तो चलो छोड़ो, वेरी डिफ़िकल्ट वर्किंग। वैसे तो अगर गिफ्टेड है तो उसको काम करने में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। एक्सट्रोवर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो इंट्रोवर्ट होगा। कन्वर्जेंट थिंकर नहीं होगा, वो डाइवर्जेंट होगा, बिकॉज वो गिफ्टेड है। डाइवर्स थिंकिंग उसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, हमेशा डाइवर्ज थिंकर। Now comes the third question. Development is the never ending process. This idea is associated with। ये हमने पहले टॉपिक में ही, पहली वीडियो में ही पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होती है वो क्या नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का जब डिफरेंस किया था उसमें हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे से जब वो मदर की वॉर्म में होता है ना, उसी टाइम से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और कब तक होती है, डेथ तक होती है। तो इसका सही आंसर क्या, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटर रिलेशन नहीं होगा किसी चीज़ से। इसका है कॉन्टीन्यूटी, कि ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इनका कहने का मतलब ये है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चंस किए हुए हैं और अब तक तो आपको टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे। आधी CDP तो आपको ऐसे ही याद होगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या है, एक लर्निंग का प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है, उन्होंने ये पूछा है। मेक लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल। क्या वो लर्नर को सिर्फ एक दिशा में देखने के लिए मोटिवेट करता है, नॉट एट ऑल। वो तो कहता है अगर मोटिवेट हो तो आप हर दिशा में देखो, हर चीज़ एक्सप्लोर करो। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया। ये जो लास्ट वाला डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मोटिवेशन से आप न्यू लर्निंग और ओल्ड लर्निंग को डिफरेंशिएट थोड़ी कर सकते हो। शार्पन द मेमोरी, ये बात तो सही है, मेमोरी शार्प करता है, बट अगर उसका सही आंसर देखा जाए सेकंड भी है हमारे पास अभी, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स अमंग यंग चिल्ड्रन। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपको उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट, आप उसको सीखना चाहोगे, इंटरेस्टेड होगे उस चीज़ के लिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। शार्पन द मेमोरी सही है अपनी जगह, बट हमने देखना अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। कोई जो मोटिवेशन होती है ना लर्निंग के प्रोसेस में, कैसे हेल्प करती है, ये लर्नर का इंटरेस्ट बढ़ाती है, वो बच्चे सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस है चिल्ड्रन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, किसने दी थी। ये तो हम आंख बंद करके आंसर लिख सकते हैं कि इसको पियाजे ने दिया था। ये तो हमें पता ही है कि 4 स्टेजेस दी थी, प्री ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल, फॉर्मल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल। ये सब चीज़ें 4 दी थी, किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ अ बॉय इज गिवन अ गन एंड
एज अ गिफ्ट एंड अ डॉल इज गिवन टू अ गर्ल, देन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कि जो एक लड़का है उसको गिफ्ट में गन दी गई और जो गर्ल है उसको डॉल दी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? जेंडर पैरिटी? नो। स्टेबिलिटी तो नहीं होगा, इनइक्वालिटी भी नहीं होगा, ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि ये सोसाइटी की तरफ से रोल्स बनाए गए हैं कि जो लड़की है उसको सिर्फ यही रोल दिया जाएगा और लड़का है इसको सिर्फ यही रोल। मतलब सिर्फ लड़कियां डॉल से खेलेंगी, बार्बी डॉल, पिंक कलर पहनेंगी, और जो बॉयज़ होते हैं उनको ब्लू कलर पसंद होता है, मीन्स ऐसे उनको बोला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सोसाइटी की तरफ से बनाए गए रोल है। नाउ कम्स द 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जेंडर स्टीरियोटाइप? इन चार में से कौन सी चीज़ हमें जेंडर स्टीरियोटाइप शो कर रही है? बॉयज़ नॉटी, ये तो नहीं स्टीरियोटाइप शो किया। गर्ल्स गुड, ये भी हो सकता है। बॉय सेंसिटिव, ठीक है। ये जो लास्ट वाले इसने बोला द गर्ल्स कुक वेल, ये तो गलत बात है। गर्ल्स क्यों वेल कुक करेंगी? क्या लड़के नहीं कर सकते? ये तो स्टीरियोटाइप शो कर दिया ना। तो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है 4th आंसर। तो आपका 4th आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट, द गर्ल्स कुक वेल, कि क्या लड़के नहीं कर सकते? ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया ना कि सिर्फ गर्ल्स ही अच्छा खाना बना सकती हैं। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, डेवलप राइटिंग स्किल्स मस्ट फोकस ऑन, कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है राइट, वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है? गुड हैंड राइटिंग? नो, गुड हैंड राइटिंग का स्किल्स से कोई लेना देना नहीं है। वैसे हाँ, अगर आपकी हैंड राइटिंग गुड है ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्ड लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें आपकी स्किल से रिलेटेड। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ये भी हो सकता है। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, नो। तो बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, गुड हैंड राइटिंग और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। अब हम दो तो टिक कर नहीं सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो गुड हैंड राइटिंग का तो चलो फिर भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अगर आप अपने आइडियाज़ ही नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे तो आप राइट क्या करोगे? आपके पास राइटिंग स्किल्स ही नहीं होंगी जब तक आपके आइडियाज़ ही डेवलप नहीं होंगे। आप अपने आइडियाज़ को कुछ एक्सप्रेशन दोगे, कुछ सीखोगे, अपना आइडिया यूज़ करोगे, तभी तो आप लिख पाओगे, तभी तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। तो इसलिए 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द 9th क्वेश्चन, वाई होम असाइनमेंट्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन, कि बच्चों को असाइनमेंट क्यों दी जाती है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए? ये तो बहुत गलत बात है, मतलब इसमें तो रट्टा आ गया, ये नहीं करना। टू यूटिलाइज द टाइम एट होम, ताकि बच्चे घर जाकर टाइम पास कर सके? नो, टाइम पास के लिए तो कोई काम नहीं दिया जाता टीचर्स की तरफ से। तो बचा क्या? 3rd ऑप्शन, टू गेन द मास्टरी ओवर कंसेप्ट लर्न इन स्कूल, ताकि उनको होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ के गए हैं वो घर जाके अपना रिविजन कर सके अच्छे से। नाउ कम्स द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, बैरियर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिल्ड्रन, कि जो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जैसे बच्चे ने कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चे को, तो उसने वो सॉल्व करनी है बट उसमें रुकावट आ रही है, बैरियर आ रहा है, तो ये रुकावट चारों में से कौन सी है? वर्क एंड स्ट्रैटेजी? नो, ये तो नहीं होगा। बच्चा जब वर्क करेगा, स्ट्रैटेजी लगाएगा, अपना कोई माइंड यूज़ करेगा, तो इसमें बैरियर तो नहीं है। ये तो बच्चा अपने खुद से कर रहा है। मीन्स एंड एनालिसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, बैरियर थोड़ी हुआ। बच्चा उस प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेगा, एनालाइज करेगा, तभी तो वो सॉल्व कर पाएगा। ह्यूरिस्टिक, ये भी सही है बिल्कुल। ह्यूरिस्टिक अप्रोच आपने पढ़ी होगी कि बच्चा खुद डिस्कवर करता है तो अपनी प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व करेगा। तो बच्चा क्या लास्ट वाला, फंक्शनल फिक्सडनेस, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, 4th ऑप्शन, कि ये एक बैरियर है। फंक्शनल फिक्सडनेस होता है कि आपको एक ही, जैसे आपके पास प्रॉब्लम है और आपको फिक्स्ड फंक्शन दिया गया है कि सिर्फ आपको इसी से सॉल्व करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। उसके बाकी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जो बच्चा खुद से निकाल सकता है, तो ये एक बैरियर आ जाता है। उसी अकॉर्डिंग चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, किसी चीज़ फिक्स चीज़ के अकॉर्डिंग। I hope today's video is very useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. And please ये question ध्यान से कीजिएगा because ये mostly repeated questions है जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ. Thank you very much once again.